ईडी का तगड़ा एक्शन, विपक्ष में मचा हाहाकार, करोड़ों की संपत्ति जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। देश भर में ईडी के एक्शन से हाहाकार मचा है। हर तरफ से बेईमानों की चीख निकल रही है, क्योंकि बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की नींद ईडी ने उड़ा दी है। लाल किले की प्राचीर से मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब बेईमान नहीं बचेंगे। काला धन जमा करने वाले जमाखोरों की शामत अब आ चुकी है। जब पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की बात कर रहे थे, तो उस वक्त राहुल गांधी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनका चेहरा देखने लायक था, उनके चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। वैसे पिछले कुछ सालों में ईडी के एक्शन से करोड़ों की काली रकम जब्त हुई है, बेईमानों की संपत्ति जब्त की गई है और ये सिलसिला अब तक जारी है। इस बीच ईडी को अपना नया डायरेक्टर भी मिल चुका है, जिससे साफ है कि अब बेईमानों की खैर नहीं है। दरअसल मोदी सरकार ने बुधवार 14 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए निदेशक के नाम की घोषणा कर दी। केंद्र सरकार ने बुधवार को आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन को ईडी के नए डायरेक्टर का जिम्मा सौंपा है। राहुल नवीन इस पद पर 2 साल तक बने रहेंगे। वो ईडी के नए निदेशक संजय कुमार मिश्रा की जगह नियुक्त किए गए हैं। संजय मिश्रा का कार्यकाल बुधवार 14 अगस्त को खत्म हो गया और इसी को लेकर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सरकार की तरफ से जारी बयान में लिखा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में यहाँ पर ईडी के जो नए डायरेक्टर हैं आईआरएस राहुल नवीन को स्पेशल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, जो पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए है या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो प्रभावी होगा। राहुल नवीन की खास बातें। जानकारी के मुताबिक जब राहुल नवीन की नियुक्ति प्रवर्तन निदेशालय के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर की गई थी, तो उससे पहले वो इंचार्ज डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल नवीन ईडी के तत्कालीन निदेशक संजय मिश्रा के साथ ईडी का काम देख रहे थे। वो कम बोलने वाले लेकिन कलम चलाने में माहिर अधिकारी माने जाते हैं, यानी काफी सख्त तेवर हैं इनके। 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी राहुल नवीन मूल रूप से बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करता है, जो कि वित्त मंत्रालय का हिस्सा है। ईडी वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों की जांच करती है। 10 साल में 5200 मनी लॉन्ड्रिंग केस, 40 में सजा, 375 आरोपी जेल में, सरकार ने संसद में बताया डेटा। केंद्र सरकार की तरफ से 6 अगस्त 2024 को संसद में ईडी के जो आंकड़े पेश किए गए थे, वो भी जितने चौंकाने वाले थे, उतने ही ईडी के लिए गर्व करने वाले थे, क्योंकि ईडी जिस तरह से काम कर रही है उसकी तारीफ तो पीएम मोदी भी कर चुके हैं। संसद में जो आंकड़े पेश किए गए उसके मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने साल 2014 से अब तक 5200 से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए, जिनमें 40 में सजा हुई है और 3 केस में लोग बरी हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 और 2024 के बीच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पीएमएलए के तहत कुल 5297 मामले दर्ज किए। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक इस दौरान 40 मामलों में सजा हुई, जबकि 3 मामलों में लोगों को बरी किया गया। मंत्री की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2024 के बीच यहाँ पर कुल 375 आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किए गए। यूएपीए के तहत हुई इतनी गिरफ्तारियां। केंद्रीय मंत्री ने 2014 और 22 के बीच आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दोष मुक्ति और सजा के अलावा गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत दर्ज मामलों का भी डेटा जारी किया। आंकड़ों से पता चलता है कि इस दौरान राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों ने कुल 8719 यूएपीए के मामले दर्ज किए, जिसमें 567 लोग बरी कर दिए गए और 222 लोगों को सजा दी गई। आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के मुताबिक पैसों की हेराफेरी या गबन करके कोई संपत्ति या नकदी जुटाई गई हो तो वो आपराधिक आय होती है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है। पीएमएलए के मुताबिक पैसों की हेराफेरी या गबन कर कोई भी संपत्ति या नकदी जुटाई गई हो तो वो आपराधिक आय होगी और उसे मनी लॉन्ड्रिंग ही माना जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ईडी जब कोई संपत्ति या नकदी जब्त करती है तो अथॉरिटी को उसकी जानकारी देनी होती है। जब्त नकदी का क्या होता है?
कानूनन ईडी को पैसे जब्त करने का अधिकार तो है ही, लेकिन वो इस बरामद नकदी को अपने पास नहीं रख सकते। प्रोटोकॉल के मुताबिक जब भी एजेंसी यानी ईडी नकदी बरामद करती है तो आरोपी से उसका सोर्स पूछा जाता है। अगर आरोपी सोर्स नहीं बता पाता या ईडी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती है तो इसे बेहिसाब नकदी या गलत तरीके से कमाई गई रकम माना जाता है और इसके बाद पीएमएलए के तहत नकदी को जब्त कर लिया जाता है। और उसके बाद नोट गिनने के लिए ईडी एसबीआई की टीम को बुलाती है। मशीनों से नोट गिने जाते हैं। फिर ईडी की टीम एसबीआई अधिकारियों की मौजूदगी में सीजर मेमो तैयार करती है। कुल कितना कैश बरामद हुआ, किस करेंसी के कितने नोट हैं, ये सब कुछ सीजर मेमो में नोट किया जाता है। बाद में गवाहों की मौजूदगी में इसे बक्सों में सील कर दिया जाता है। सील करने और सीजर मेमो तैयार होने के बाद बरामद नकदी को एसबीआई की ब्रांच में जमा कराया जाता है और ये सारी रकम ईडी के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा की जाती है। ईडी ने जब्त की अवंता ग्रुप की संपत्तियां 678 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है कीमत। ईडी का स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त को भी एक्शन जारी रहा। 15 अगस्त को गौतम थापर के स्वामित्व और नियंत्रण वाले अवंता ग्रुप के कई ग्रुप से जुड़ी कंपनियों के 678 करोड़ यानी यहाँ पर 48 लाख रुपए की अचल संपत्तियों को अंतिम रूप से जब्त कर लिया गया। जब्त की गई संपत्तियां हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड की जमीनें हैं। आपको बता दें करोड़ों की ये जमीनें 19 अगस्त 2019 को सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सेबी रेगुलेशन 2015 के विनियमन के 30 के तहत उन रिजल्ट के बारे में खुलासा किया था और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई। कंपनी ने किया था बड़ा घोटाला। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड के किए गए खुलासे से पता चलता है कि कंपनी की लायबिलिटी और देनदारियों को काफी कम करके दिखाया गया। संबंधित पक्षों और दूसरे पक्षों को दिए गए दस्तावेजों को भी उनमें जो दस्तावेजों में जानकारी दी गई उसमें भी रकम को कम करके दिखाया गया। कंपनी की कुछ एसेट्स को कोलैटरल के रूप में भी दिखाया गया। कंपनी को लोन के लिए जो सह उधारकर्ता और जो गारंटर बनाए गए थे जिन्हें बिना किसी ऑथराइजेशन के फौरन कंपनी से बाहर कर दिया गया था। एसबीआई ने की थी शिकायत। कंपनी के लोन देने वाले बैंकों ने इस खुलासे पर ध्यान दिया और एसबीआई की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने 22 जून 2021 को आईपीसी की 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, गौतम थापर, के एन नीलकंठ, माधव आचार्य, बी हरिहरन, ओमाकर गोस्वामी और अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्तियों के खिलाफ बैंकों के संघ पर 2435 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। यानी करोड़ों का घपला किया गया था और कागजों में इनको कम दिखाया गया था। जो जमीनें जब्त की गई हैं उनकी जो यहाँ पर रकम दिखाई गई है वो काफी कम थी, जिसे अब ईडी ने जब्त कर लिया है। पहले जारी हुए थे 2 कुर्की के आदेश। एफआईआर के आधार पर ईडी ने पीएमएलए 2002 के तहत जांच शुरू की और जांच के दौरान पहले 2 कुर्की के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें 14.43 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। कंपनी के एक प्रमुख कर्मचारी माधव आचार्य को भी जनवरी 2024 के महीने में गिरफ्तार किया गया था और उनके साथ ही दूसरे व्यक्तियों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई थी। माधव आचार्य मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में शामिल पाए गए थे। फंड से किए गए थे डाइवर्ट। ईडी की आगे की जांच से पता चला है कि यहां पर 1307.6 करोड़ रुपए अवंता ग्रुप की कंपनियों को लोन लेकर और उसके फंड से डाइवर्ट किया गया। ज्यादातर फंड का भुगतान बोर्ड की उचित अनुमति के बिना किया गया, यानी इसकी जानकारी नहीं थी और अवंता ग्रुप की कंपनियों को भुगतान किया गया। फंड अवंता ग्रुप पर भी अभी बकाया है और इसलिए अवंता ग्रुप की कंपनियों की 678.48 करोड़ की संपत्तियों को पूरी तरह से जब्त कर लिया है। ईडी इसे लेकर आगे की जांच भी कर रही है, यानी एक्शन अभी जारी है। ईडी के इन एक्शंस में बेईमान कांग्रेसी भी शामिल हैं। 14 अगस्त को ईडी ने हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार के केस में 122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। इस संपत्ति के घोटाले से सुरेंद्र पनवार सहित इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह और कुछ दूसरे व्यक्तियों का हाथ है। इस बारे में संघीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने 12 अगस्त को खुलासा किया था। ईडी ने हरियाणा में गैर कानूनी माइनिंग से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की, जिसके तहत ईडी ने राजनीतिक लोगों पर भी एक्शन लिया। ईडी ने यह कार्रवाई हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ और पंजाब के मोहाली में की। ईडी ने जांच के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के शहरों से 122 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें गुरुग्राम की 100 एकड़ से ज्यादा की
कृषि भूमि भी शामिल है। और आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई और तेज होने वाली है, क्योंकि अब ईडी को नए स्पेशल डायरेक्टर भी मिल चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर ईडी का एक्शन रुकने वाला नहीं है और बेईमानों की अब खैर नहीं है। यानी जितने भी भ्रष्टाचारी और बेईमान हैं उनको गिन गिन कर यहाँ पर ईडी जो है उनसे हिसाब बराबर करने वाली है। अगर ये यहाँ पर हिसाब का पूरा ब्यौरा नहीं दे पाए तो इन्हें सीधे सलाखों के पीछे जाना होगा। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।